अरे बहुआ, नौकरी करने की इजाजत इसलिए दी थी कि घर में बरकत होगी, लेकिन तुम दोनों ने तो बरकत की जगह बर्बादी मचा रखी है। सरस्वती देवी हुक्का पीते हुए दोनों बहुओं को ताना मारती है। बड़ी बहू कविता मुस्कुराते हुए कहती है, बर्बादी कैसी मम्मी जी, इस महीने मेरी तनख्वाह 35,000 हो गई है। घर का आधा खर्चा तो मैं अकेले उठा सकती हूँ। छोटी बहू रेखा ये सुनते ही ताना मारती है, वाह दीदी, आधे खर्चे की बात कर रही है, लेकिन बाकी आधा खर्चा कौन उठाता है? मैं भी तो कमाती हूँ, 30,000 सही, पर मेरी तनख्वाह धीरे धीरे बढ़ रही है। कल को मैं आपसे आगे निकल गई तो? ये सुनकर कविता चिढ़ जाती है। आगे निकल जाएगी तू? अभी तो नौकरी में बच्ची है और मुझे चुनौती देती है। दीदी बच्ची ही सही, लेकिन बच्ची ही कई बार बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ देती है, और कुछ लोग बस अक्कड़ दिखाते रह जाते। रेखा, जुबान संभाल कर बात कर। मैं तेरी जेठानी हूँ और घर में मेरी ही बात चलेगी। घर की बात चले या दफ्तर की, मैं किसी से कम नहीं हूँ। यहाँ बराबरी का हक मुझे भी है, समझिए आप। ससुर राम प्रसाद बहुओं की बात सुन रहे थे। वो अखबार से झांकते हुए बोले, अरे ओ बहू, बराबरी करनी है तो घर का काम भी बराबर बांट लो। पैसे की लड़ाई में तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन घर की सेवा में वही जीतता है जो दिल से काम करे। पापा जी, घर का काम मैं ही ज्यादा करती हूँ। ये रेखा तो बस मोबाइल पर लगी रहती है, ऑनलाइन का नाटक। काम मैं भी करती हूँ, लेकिन आपके जैसा दिखावा नहीं करती। और फिर आजकल का जमाना स्किल्स का है, मोबाइल से भी पैसा कमाया जा सकता है। पैसा? 5-6 हजार की कमाई को पैसा कहती है तू? ये लो, सुन लो पापा जी। धंधा धंधा होता है, आज छोटा है कल बड़ा होगा, और फिर मैं उसी में से आपसे आगे निकलूंगी, है कि नहीं पापा जी? आगे निकलना तो सपना ही रह जाएगा। छोटी है, छोटी बनकर रह तू, मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। क्यों पापा जी? बहुओं की जंग में बेचारे राम प्रसाद जी की फालतू में चटनी बन रही थी। वो अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, भगवान, ये औरतों की जंग में मैं कहाँ कूद पड़ा, मेरी गलती है। अरे बहुओं, मुझे माफ करो, अपनी तुत्तू मैं मुझे मत घसीटो। तभी रेखा का पति सोहन और कविता का पति मोहन आते हैं। अरे सुबह सुबह अखबार से पहले बहस की हेडलाइन शुरू हो गई क्या? छोड़ो ना सोहन, ये दोनों देवरानी जेठानी है ही ऐसी, जब तक झगड़ेंगे नहीं खाना हजम नहीं होगा। हे भगवान, मैंने सोचा था कमाओगी तो घर खुशहाल होगा, लेकिन तुम दोनों ने तो घर को अखाड़ा बना डाला। सुबह का सूरज भी ठीक से नहीं चढ़ा और पहलवानी शुरू। कविता और रेखा अभी भी एक दूसरे को घूरती है। सरस्वती देवी गुस्से में हुक्का जोर से पटक देती है। अरे क्या करूं मैं इन दोनों का? राम प्रसाद जी फिर से अखबार में मुंह छुपा लेते हैं। मोहन और सोहन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। ये दोनों नहीं सुधरेगी। वही आंगन, दोपहर का वक्त। कविता मोबाइल पर मायके से बात कर रही है। रेखा पास ही बैठी है और कान खड़े किए हुए हैं। सरस्वती देवी सब्जी काट रही है। राम प्रसाद जी मस्त झपकी ले रहे हैं। हाँ मम्मी, हमारे यहाँ तो सब ठीक है। बस सोचा था कुछ नए स्टील के बर्तन भिजवा दो। हाँ, बड़े वाला पूरा सेट। ऑफिस की सहेलियां आती है तो थोड़ा रुतबा तो दिखना चाहिए ना। रेखा पास बैठी चाय पी रही है। बातें सुनकर आंखें तरेरती है। अच्छा, तो अब रुतबा दिखाने के लिए मायके का सामान चाहिए। ठीक है, मैं भी देखती हूँ। कविता फोन काट देती है। बर्तन मंगवाने की शीखी बघारती है और सास से कहती है, मम्मी जी, मायके से नए चमचमाते बर्तन आ रहे हैं। अब मेहमान आएंगे तो देखेंगे। बड़ी बहू है, कितना सलीका है। बर्तन से क्या होता है दीदी, पेट तो राशन से भरता है। मैं भी अपने मायके फोन करती हूँ, देखती हूँ कौन ज्यादा भेजता है। रेखा तुरंत मोबाइल उठाकर मायके कॉल करती है। हाँ भैया, हमारे यहाँ ना थोड़ा राशन कम पड़ रहा है, सोचा था इस बार तुम ही संभाल लो। हाँ, दाल चावल आटा सब भेज देना, थोड़ा ज्यादा भेजना ताकि दीदी को लगे कि मैं पीछे नहीं हूँ। फोन रखकर मुस्कुराती है। क्या जरूरत है इतना राशन मंगवाने की? घर का खर्च तो हम निकाल रहे हैं ना। अरे दीदी, जब आपको बर्तनों का शौक है तो मुझे राशन का। वैसे भी खाना बर्तन से नहीं बनता, राशन से बनता है। हे भगवान, ये घर है या पागल खाना? एक बर्तन पर अड़ी है, दूसरी राशन पर। भगवान बचाए ऐसी बहुओं से। दोनों बहुएं मुंह बनाते हुए वहां से जाती है और जाते जाते राम प्रसाद जी की कुर्सी से जोर से टकराती है। राम प्रसाद जी हड़बड़ाते हुए उठते हैं। अरे बाप रे, भूकंप आया क्या? मेरी तो दुनिया हिल गई। आया नहीं है, पर आने वाला है। कविता और रेखा के पति उन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। कविता, ये सब दिखावा छोड़ो, जितना जरूरत है उतना मंगाओ। हाँ, वरना घर स्टोर रूम बन जाएगा और हम सबके लिए सोने की जगह भी नहीं बचेगी। सोहन, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें क्या पता, ये दीदी हर वक्त ऊंच नीच दिखाती रहती है। इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया ना तो मेरे सर पर चढ़कर नाचेंगी। और तू हर वक्त मुझे टक्कर देती रहती है, खुद को कुछ ज्यादा ही समझती है ना।
दोनों बहुएं आमने सामने खड़ी हो जाती है। सरस्वती देवी बीच में आकर दोनों को अलग करती है। बस करो, मायके का सामान दिखाने के लिए मंगवाना है क्या? घर में बरकत काम से होती है, सामान से नहीं। अगले दिन आंगन में सामान आ चुका था। एक तरफ बर्तनों के डिब्बे, दूसरी तरफ राशन की बोरियां। पूरे घर में माहौल मेले जैसा लग रहा है। सरस्वती देवी और राम प्रसाद जी हैरान खड़े हैं। बच्चे इधर उधर सामान पर चढ़कर खेल रहे हैं। कविता खुश होकर डिब्बे खोलने लगती है। देखिए सब लोग, मेरे मायके से पूरे 50 पीस का बर्तन का सेट आया है। प्लेट, कटोरी, ग्लास, तवा, कुकर, सब कुछ नया चमचमाता हुआ। वाह दीदी, चमक तो खूब रही है, लेकिन खाली बर्तन से पेट नहीं भरता। मेरे मायके से देखो, 50 किलो चावल, 20 किलो दाल, 10 किलो शक्कर, पूरा गोदाम लग रहा है घर। मम्मी इतने चावल तो पूरे मोहल्ले को खिला देंगे, फिर भी खत्म नहीं होंगे। और मम्मी के बर्तन से सबको खाना परोस देंगे। बच्चों की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं, लेकिन कविता और रेखा दोनों जलकर रह जाती है। रेखा, बर्तन ना हो तो तेरा राशन चूहों का खाना बन जाएगा, समझी? और राशन ना हो तो आपके बर्तन खाली चमकते रह जाएंगे, समझी? अरे तुम दोनों बहुएं हो या दुकानदार? एक बर्तन भंडार, दूसरी राशन स्टोर। सरस्वती, अब तो मुझे डर है कहीं कल को बिजली पानी का बिल भी ये लोग मायके से मंगाने की होड़ में ना बदल दे। कविता, ये सब क्या तमाशा है? घर में पहले ही सामान की जगह नहीं है और तूने 50 बर्तन मंगवा लिए। और रेखा, तू भी कम नहीं है, इतना राशन ला दी, अब रसोई नहीं गोदाम लग रहा है। तुम मर्द को क्या पता, मायके का सामान लाना इज्जत की बात है। सही कहा, मायके से जो आता है वो शान होती है। लेकिन शान भी किसकी ज्यादा है, ये तो सबको साफ दिख रहा है। राशन का पहाड़ बड़ा है या बर्तनों का ढेर? प्लेट 20, कटोरी 20, ग्लास 10, तवा 2, कुकर 1, यानी कुल मिलाकर पूरे 50 पीस। चावल 50 किलो, दाल 20 किलो, आटा 25 किलो, तेल 10 लीटर, यानी पूरा महीना आराम से। उसके बाद भी राशन बचेगा। दोनों बहुएं एक दूसरे से चिढ़ जाती है और आपस में बहस करने लगती है। देखा, मेरे मायके से कितने बर्तन आए, लेकिन मेरे मायके से राशन ज्यादा आया है। सब घर वाले दोनों का झगड़ा देख देख कर परेशान हो जाते हैं। सरस्वती देवी चिल्लाकर कहती है, अरे चुप करो, चुप हो जाओ दोनों, ये घर है गोदाम नहीं। दोनों बहस कर रही हो, इतना सामान मंगा तो लिया तुम दोनों ने, अब कहाँ रखूंगी ये सब? अरे तुम्हें कहाँ रखना है, ये बहुएं बैठ कर गिनती करेंगी सुबह से शाम तक। अब यही तो काम रह गया है दोनों को। कविता, जरा सोचो तो सही, इतना बर्तन कहाँ काम आएगा? तुमने इतना बर्तन क्यों मंगाया? अरे तुम कुछ समझते नहीं हो, मेहमान आएंगे तो शान दिखेगी ना, जब नए चमचमाते बर्तन सामने आएंगे। रेखा, इतने चावल तो पूरे साल में भी नहीं खाएंगे, क्यों इतनी फिजूल खर्ची की? अरे स्टॉक रखना बुरी बात है क्या? घर में कभी तंगी नहीं लगेगी। वैसे भी घर में अन्न का भंडार तो हमेशा भरा ही होना चाहिए। दोनों बहुएं एक दूसरे को चैलेंजिंग नजर से देखती है। सरस्वती देवी गुस्से में हुक्का ही जोर से पटक देती है। बच्चे डरकर भाग जाते हैं। सुन लो दोनों, ये सब जलन और दिखावे का खेल छोड़ो, वरना बर्तन भी टूटेंगे और राशन भी सड़ेगा, फिर पछताती रहोगी। लेकिन दोनों बहुएं मन ही मन सोचती है, अभी तो बस शुरुआत है, देखना किसका मायका आगे निकलता है। लेकिन बहुओं की ये जंग यहीं खत्म थोड़ी ना होने वाली थी। बर्तन और राशन पहले से पड़े हैं, घर भरा भरा लग रहा है। सरस्वती देवी परेशान बैठी हैं, राम प्रसाद जी अखबार में मुंह छुपाए हुए हैं। कविता और रेखा फिर से आमने सामने खड़ी हैं। मोहन और सोहन दोनों खींचकर चुपचाप बैठे हैं। रेखा, अब तेरे राशन को संभालने के लिए तो शायद गोदाम ही किराए पर लेना पड़ेगा। तुझे बिल्कुल अकल नहीं है सामान मंगवाने की। और दीदी, आपके बर्तनों को धोने के लिए तो धुलाई घर खोलना पड़ेगा। वो देखिए कैसे फैले पड़े हैं बर्तन। हाँ सही कहा, इतने सारे बर्तन हो गए, इतने बर्तन साफ करना भी मुश्किल है, तो मैं अब नया डिश वॉशर ले ही आती हूँ, सारे बर्तन उसमें चमक जाएंगे। मुझे तो अब आधुनिक जमाने में जीना है भाई। अगर आप डिश वॉशर लाएंगी तो मैं भी बड़ा फ्रिज मंगवाऊंगी, राशन ताजा भी रहेगा और मेहमान आएंगे तो देखेंगे छोटी बहू का कितना बड़ा फ्रिज है। फ्रिज से क्या होगा, बर्तन ही नहीं होंगे तो खाना खाओगी कैसे? और राशन ही नहीं होगा तो आपके बर्तनों में डालेंगी क्या, हवा? दोनों एक दूसरे को जलाकर हंसती है। बच्चे दोनों के झगड़े को देखकर हंस रहे हैं और दोनों की नकल उतारते हैं। मैं डिश वॉशर लाऊंगी तो मैं फ्रिज लाऊंगी। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन कविता और रेखा और चिढ़ जाती है। अरे कविता, 50 बर्तन पहले ही पड़े हैं, अब डिश वॉशर कहाँ रखोगी? तुम्हें क्या करना है, मैं अपनी कमाई से खरीदूंगी। रेखा, राशन तो पहले ही 3 साल का है, अब फ्रिज भरोगी किससे? मेरी मर्जी, मेरी कमाई है, जो चाहूं खरीदूं।
ओहो, ये घर है या मॉल खोलने का इरादा है? एक डिश वॉशर लाएगी, दूसरी फ्रिज, कल को एसी, टीवी, सोफा, कार सब मंगवा लेना। हाँ, और फिर गली के बाहर लिख देना कविता रेखा शॉपिंग मॉल, हर चीज फालतू में उपलब्ध। तभी पड़ोसन कमला आंटी आंगन में झांक कर आती है। अरे वाह, बहुएं तो बड़ी रईस निकली। हमारे घर में तो महीने का राशन भी सोच समझ कर आता है, और यहाँ तो डिश वॉशर फ्रिज का खेल चल रहा है। सच कहूँ सरस्वती बहन, आपकी बहुएं तो मोहल्ले में चर्चा बन गई है। चर्चा क्या, मेरी तो पूरे मोहल्ले में नाक कटवा दी इन्होंने। अरे आंटी जी, शान भी तो होनी चाहिए, बड़ी बहू हूँ, कुछ तो अलग होना चाहिए ना। अरे छोटी बहू भी किसी से कम नहीं है, मैं भी फ्रिज लेकर दिखाऊंगी। दोनों बहुएं फिर से चिल्लाने लगती है। पड़ोसन हंसकर चली जाती है। मोहन और सोहन सर पकड़ लेते हैं। सोहन भाई, लगता है अब तो हमें नौकरी छोड़कर कोई लॉटरी खोजनी पड़ेगी। सही कह रहे भैया, वरना देवरानी जेठानी की ये होड़ हमें सड़क पर ले बैठेंगी। सुना तुम दोनों ने? अगर होड़ नहीं छोड़ी तो घर बर्बादी की तरफ जाएगा, फिर पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा। लेकिन कविता और रेखा फिर मन ही मन सोचती है, मम्मी जी तो जलती है हमसे। डिश वॉशर और फ्रिज तो लाना ही है, चाहे कुछ भी हो। अब आंगन और रसोई सामान से भरी पड़ी है, बर्तन, राशन, नया डिश वॉशर, बड़ा फ्रिज। घर तो भंडार घर जैसा लग रहा है। सरस्वती देवी माथा पकड़कर बैठी हैं। राम प्रसाद जी पंखा चल रहे हैं। बच्चे सामान पर चढ़कर खेल रहे हैं। देखो सब लोग, मेरा नया फ्रिज आ गया, अब राशन सालों तक ताजा रहेगा। देखो कितनी समझदार हूँ मैं। और मेरा डिश वॉशर भी आ गया, अब मैं बर्तन धोने में टाइम नहीं खराब करूंगी। इसको कहते हैं स्मार्ट डिसीजन। दोनों बहुएं अपनी अपनी शान दिखा रही है, लेकिन उनके फैलाए रायते में दिक्कतें शुरू हो रही है। तभी बच्चों की नजर सामान पर पड़ती है। मम्मी, चावल में कीड़े लग गए, देखो। सब दौड़ कर देखते हैं। गोदाम जैसा राशन पड़ा है, उसमें से बदबू आ रही है और कीड़े निकल रहे हैं। ये देखकर रेखा के तो तोते ही उड़ गए। हे भगवान, इतना राशन मंगवा कर अब सड़ा रही है। यह बरकत नहीं है, बर्बादी है, बर्बादी। रेखा के राशन में कीड़े देखकर कविता जोर जोर से हंसने लगती है। देखा कैसे कीड़े लग गए राशन में। आई थी बड़ी मुझसे पंगा लेने, करा लिया ना नुकसान। इसीलिए कहते हैं बड़ों की बात सुननी चाहिए। कविता चिढ़ जाती है। अरे शायद फ्रिज में जगह कम पड़ गई, पर चिंता मत करिए, मैं और बड़ा फ्रिज लाऊंगी। और बड़ा फ्रिज? पहले ये तो संभाल ले, यहाँ तो मच्छर मक्खी सब दावत उड़ाने लगे हैं। इसी बीच डिश वॉशर से तेज आवाज आती है। कविता घबरा कर दौड़ती है। अरे मेरा नया डिश वॉशर खराब हो गया, अंदर रखे 2 ग्लास भी टूट गए। कविता की यह हालत देखकर रेखा जोर जोर से हंसने लगती है। मुझे ज्ञान दे रही थी, पहले खुद का नुकसान तो बचा लो। कविता चिढ़ जाती है। कविता, मैंने कहा था ना बिना जरूरत के मत खरीदो। अब देखो सामान के साथ साथ पैसे भी डूब गए। अरे मोहन बेटा, ग्लास टूटे है या कल, इतनी दिखावेबाजी करोगे तो यही हाल होगा। तो क्या मैं अपनी शान भी ना दिखाऊं? हाँ दीदी, शान का यही हाल होता है, पहले ग्लास टूटते हैं फिर जेब फूटती है। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, तू अपनी सड़ी दाल संभाल पहले। दोनों फिर से भिड़ जाती हैं। इस बार सरस्वती देवी गुस्से में उठती हैं। बस करो, राशन सड़ रहा है, बर्तन टूट रहे हैं, बिजली का बिल डिश वॉशर फ्रिज से 2 गुना हो गया है, और तुम दोनों अभी भी शान प्रतिष्ठा के पीछे हो। मोहन और सोहन बिजली का बिल दिखाते हैं, जिस पर मोटा अमाउंट लिखा है। देख लो, ये है तुम्हारी होड़ का नतीजा। जितनी कमाई थी उससे ज्यादा बिल आ गया। बैंक बैलेंस खाली हो रहा है और घर कबाड़ घर बन गया है। दोनों बहुएं अचानक चुप हो जाती हैं। बच्चों की खिलखिलाहट भी थम जाती है। माहौल भारी हो जाता है। अब तो साफ दिख रहा है, दिखावे की दौड़ हमेशा घर को खोखला कर देती है। ये सब दोनों बहुओं की वजह से हुआ है, और अब दोनों बहुओं को ये सब सही करना होगा। जो भी नुकसान हुआ है दोनों बहुएं ही पूरा करेगी इसे। कविता और रेखा दोनों एक दूसरे को देखती है। चेहरे पर पछतावे की झलक थी। रात का समय है। आंगन में सब परिवार बैठे हैं। माहौल भारी है। सड़े राशन की बदबू को हटाने के लिए अगरबत्ती जल रही है। टूटे बर्तन किनारे पड़े हैं। बिजली का भारी बिल टेबल पर रखा है। कविता और रेखा उदास चेहरों से बैठी है। देख लिया ना बर्तन काम आया न राशन, पैसा भी गया, इज्जत भी गई। हमेशा याद रखो, पैसा मेहनत से कमाना आसान है, पर उसे सही जगह खर्च करना सबसे मुश्किल। कविता और रेखा एक दूसरे को देखती है। आंखों में शर्मिंदगी है। सच कह रही है मम्मी जी, मैं बस रेखा से आगे निकलने में लगी रही, ये सोचे बिना कि घर का क्या होगा। मुझे माफ कर दो रेखा।
और मैं भी दीदी से जलती रही, सोचती रही कि मैं छोटी होकर भी बड़ी दिखाऊं, लेकिन इस होड़ ने तो सब उल्टा कर दिया। मुझे भी माफ कर दो दीदी। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर तुम दोनों मिलकर सोचती तो घर भी संभलता और बटुआ भी। हाँ, आप दोनों की माफिया हो गई हो तो अब ये सोचिए कि ये बिल कैसे चुकाओगी। दोनों का चेहरा उतर जाता है। इसको ही कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। हाँ, अब हमें कई महीने तक कमाना होगा, तब जाके ये खर्चा पूरा होगा। लेकिन अभी इतने पैसे कहाँ से लाए? हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे। सब हल्का सा हंस पड़ते हैं। कविता और रेखा उम्मीद भरी नजर से मोहन और सोहन की तरफ देखने लगती है। चलो तुम भी क्या याद करोगी, हम इस बार बिल भरने में आप दोनों की मदद कर देते हैं। लेकिन आगे से नो फिजूल खर्ची। हम वादा करते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। सरस्वती देवी मुस्कुराती है, लेकिन कड़क आवाज में सीख देती है। याद रखो, घर तब चलता है जब सब मिलकर सोचे। अकेले अकेले शान दिखाने से घर बिखर जाता है। कविता और रेखा एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। रेखा, अब से हम मिलकर खर्च करेंगे। जो भी लाएंगे घर और परिवार की जरूरत देखकर ही लाएंगे। हाँ दीदी, अब आगे से कंपटीशन नहीं, सिर्फ कॉपरेशन होगा। दोनों बहुएं एक दूसरे को गले लगा लेती है। बच्चे तालियां बजाते हैं। राम प्रसाद जी मुस्कुराकर कहते हैं, वाह, अब आया असली बदलाव। बहुएं अगर समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। इतने में कमला आंटी बाहर से झांक कर कहती है, मैं तो यहाँ मजे लेने आई थी, लगता है शॉपिंग मॉल बंद हो गया। अरे वाह, अब मोहल्ले में चर्चा होगी, कविता रेखा शॉपिंग मॉल बंद होकर अब बना है सेविंग्स बैंक। सब हंस पड़ते हैं। घर की असली ताकत इस बात में नहीं कि किसके पास कितना सामान है, बल्कि इसमें है कि सब मिलकर सोचे, मिलकर खर्च करे और मिलकर खुश रहे। यार तेरे साथ मैं कभी मूवी नहीं जाऊंगी, तेरी बकबक की वजह से डायलॉग ही मिस हो जाते हैं। ऐसे मत बोलना रिया, ये मूवी तो बिल्कुल बकवास थी, मैं बोर हो रही थी इसलिए मैं तुझसे बात कर रही थी। तुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी, पर हमें क्यों नहीं देखने दिया? अच्छा पापा सॉरी, नेक्स्ट टाइम चुपचाप मूवी देखूंगी। अब तो खुश होना दोनों। चलो अब बड़ी भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। हाँ चल, भूख तो मुझे भी लगी है। वही चीज सैंडविच खाते हैं जो पिछली बार खाई थी, बड़ी कमाल की थी यार। हाँ बस वही खाएंगे, मैं तो घर भी पैक करा के ले जाऊंगी। अरे तो देर किस बात की, चलो ना आज तो सैंडविच और कॉफी एंजॉय करेंगे। अब तीनों सहेलियां कैफे पहुंची। उन लोगों ने सैंडविच और कॉफी का ऑर्डर दिया और फिर बैठकर बातें करने लगी। पता है मम्मी ने मेरे लिए रिश्ते देखने भी शुरू कर दिए। अच्छा, तब तो जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। वैसे मैंने भी सोचा है रवि को अपने घर वालों से मिलवा देती हूँ। नेहा तू बता, तेरा क्या प्लान है? मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, शादी का क्या है, जब होनी होगी हो जाएगी। अच्छा ये बता नेहा, तुझे कैसा लड़का चाहिए? हैंडसम हो, ड्रेस सेंस अच्छा हो, पैसे वाला होना चाहिए और मॉडर्न भी, जिसके साथ मैं हर हफ्ते वीकेंड्स पर घूम सकूं। वाह, क्या सही सोचा है तूने। ले सैंडविच भी आ गई। चल अब जल्दी जल्दी खाते हैं, फिर घर भी जाना है, शाम हो गई है, पापा गुस्सा करेंगे। मेरी मम्मी भी वेट कर रही होगी, चल खाकर निकलते हैं जल्दी। इस तरह तीनों सहेलियां मिलकर सैंडविच खाती हैं और फिर अपने अपने घर चली जाती हैं। नेहा के घर पहुंचते ही प्रतीक ने कहा, आ गई नेहा, कैसी रही तेरी मूवी, मजा आया ना? क्या मजा भैया, मूवी तो थी एकदम बकवास, बस फ्रेंड्स के साथ घूमने से माइंड फ्रेश हो गया। फिर थोड़ी शॉपिंग की, गोलगप्पे सैंडविच खाए तो उससे भी मूड अच्छा हो गया। माइंड फ्रेश के नाम पर सारा दिन बाहर घूमना रह गया इसका। जब मन हुआ बस बैग उठाया और निकल पड़ी। कपड़े तो देखो इसके, सब आपके सर चढ़ाने की वजह से है। अरे कोमल छोड़ो भी, यही तो उम्र है इसके खेलने खाने की। ये घूमेगी फिरेगी नहीं तो क्या हम करेंगे इस उम्र में? पापा बहुत हो गई इस नेहा की बच्ची की मौज मस्ती, अब तो इसकी शादी का टाइम है। घर संभालेगी तो समझ आएगा जिंदगी क्या होती है। भैया बड़ी जल्दी है आपको मेरी शादी की, बेकार में मम्मी पापा के कान मत भरा करो। मैं तो बोलूंगा अब इस चुईया को अपने घर भेज दो जल्दी से। भैया पापा देखो ना, भैया को मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे बेटा, पर देख शादी करनी पड़ती है, उम्र निकल जाएगी तो फिर अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। हर चीज का अपना समय होता है और हर काम उसी के हिसाब से करना अच्छा लगता है। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है। वैसे एक रिश्ता आया है बहुत अच्छा, घर भी बढ़िया है, लोग सादे संस्कार वाले हैं। ठीक है पापा, पर पहले बता दीजिए कैसा घर है, क्योंकि मुझे छोटा घर बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो ऐसा घर चाहिए जो बड़ा हो, छोटे घर में ना मुझे घुटन होती है। और लड़का हैंडसम होना चाहिए, है ना, जिसे देखकर तेरी सहेलियां कहे हाय काश ये मुझे मिला होता। अरे खूब समझता हूँ मैं तेरी बातें।
भैया हर लड़की चाहती है उसका पति हैंडसम हो, इसमें बुराई क्या है? आप बस मेरी हंसी उड़ाते रहते सारा दिन। अरे बस करो तुम दोनों और झगड़ना। ये रिश्ता बिल्कुल नेहा ने जैसा कहा है वैसा ही है। बड़ा घर है, लड़का भी देखने में ठीक ठाक है, परिवार भी बहुत अच्छा है। अरे तो फिर देर किस बात की, बुला लो लड़के वालों को इस संडे, मिलकर देखते हैं। अगर रिश्ता समझ में आया तो बात पक्की कर देंगे। हाँ ये सही रहेगा। पापा फोन कर दीजिए आज ही उनको कि वे लोग संडे को हमारे यहाँ आ जाए। ठीक है, फोन कर देता हूँ। अब अविनाश ने लड़के वालों को फोन करके रविवार को आने के लिए कह दिया। धीरे धीरे समय बीता और संडे को लड़के वाले नेहा को देखने आ गए। और बताइए विनोद जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सफर तो बड़ा लंबा था आपका। अरे नहीं भाई साहब, अब आना ही था तो तकलीफ कैसी। अब जिस काम के लिए आए हैं वो हो जाए तो आना सफल हो जाए हमारा। हाँ हाँ, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल हो जाएगा जी। ये मेरा बेटा प्रतीक है और ये नेहा। नमस्ते आंटी। हाँ अरुण कैसे हो? बस एकदम बढ़िया, आइए बैठिए। अरे नेहा बेटा तुम भी बैठो, खड़ी क्यों हो? भाई हम गांव में रहते जरूर है पर बहुत पुराने ख्यालात के नहीं है। हमारे यहाँ बड़ों के सामने बैठना नहीं बैठना ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में मतलब ये लोग गांव में रहते हैं? पापा ने मेरे लिए गांव में ससुराल खोजा है। भगवान ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है नेहा, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कुछ नहीं भैया, इन्हें जाने दीजिए, फिर बात करती हूँ मैं आप लोगों से। गांव की बात सुनकर नेहा का रंग उड़ चुका था। हमारी नेहा बड़ी संस्कारी है, घर को सजाना खाना बनाना उसे खूब पसंद है। बस हमें और क्या चाहिए, घर में नौकर चाकर तो है ही, बस जो हमारी बहू बने वो आए गए का सम्मान कर दे और अच्छा अच्छा खाना बनाकर हमें खिला दे। हाँ थोड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा, आखिर समाज में हमारी बहुत इज्जत है। अरे वो तो देखिए विनोद जी, आपकी बहू को आप जैसा समझाएंगे वो वैसा ही करेगी। और फिर आजकल गांव जैसा कहाँ रह गया, धीरे धीरे सब जगह डेवलपमेंट हो रही है। हाँ अंकल, ये बात आपने 16 आने सच गई। भाई हमें तो आप लोग बड़े अच्छे लगे, हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप अपनी राय बता दीजिए। हाँ नेहा से भी पूछ लीजिए, उसकी क्या मर्जी है। अरे मम्मी पापा जो करेंगे नेहा भी उसी में खुश है। नेहा ने तो सब कुछ मम्मी पापा पर ही छोड़ रखा है। आओ भाई साहब, हमें भी रिश्ता मंजूर है तो बात पक्की रही। आप बस शादी का मुहूर्त निकलवाइए। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम जल्दी ही शादी की डेट निकलवा कर आप लोगों को बताएंगे। अब हम चलते हैं, काफी लंबा सफर तय करना है। ऐसा कहकर लड़के वाले चले गए। नेहा ने गुस्से में कहा, क्या पापा ये कैसा रिश्ता तय कर दिया आपने? गांव में शादी करवाएंगे मेरी? मैं शहर की लड़की हूँ, मुझसे गांव की मिट्टी में नहीं रहना होगा। अरे बेटा, वो लोग गांव में रहते जरूर है पर गांव कोई छोटा मोटा नहीं है। भूज गांव अब बहुत जल्दी ही बदलने वाला है और फिर पूरा पक्का घर है उनका, 2 मंजिला। और सुन, वहाँ अब डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। तूने सुना नहीं क्या, वहाँ मेट्रो लाइन बनने वाली है। नाम मेट्रो? मम्मी प्लीज ये मजाक मत करो। नहीं नेहा, ये मजाक नहीं है, रियल न्यूज है। भूज गांव से होते हुए मेट्रो गुजरने वाली है। कल ही पापा ने अखबार में पढ़ा था। गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ही शुरू करने वाली है। यही तो मैं कह रहा था, आज भले ही गांव हो पर कल वही जगह मिनी सिटी कहलाएगी। तो देखना बेटा, वहाँ मॉल्स खुलेंगे, कॉलोनियां बसेंगे, प्रॉपर्टी के दाम भी आसमान छूलेंगे। हाँ, और उनका घर तो पक्का बना हुआ है, आंगन में बाग है, ऊपर टेरेस है, इतना बड़ा स्पेस शहर में कहाँ मिलेगा बेटा। यहाँ तो 2 कमरे में ही लोग किचन, बेडरूम और स्टोर रूम सब बना लेते हैं। और जब मेट्रो चल पड़ेगी ना, तब उस भूज गांव का तो हुलिया ही बदल जाएगा। बस कुछ दिन तुझे वेट करना पड़ेगा, फिर देखना सब तेरी मर्जी जैसा होगा। मतलब घर पक्का है और मेट्रो भी आने वाली है, तो फिर बुरा नहीं है। अरुण भी देखने में तो अच्छा ही है। देखो कुमार, हमारी बेटी कितनी समझदार है, यही सोचकर तो रिश्ता तय किया हमने। हाँ, और मैं तो सोच रहा था कि हम लोग भी वहीं प्लॉट लेकर घर बना लेते, बाद में तो वहाँ भी प्रॉपर्टी की वैल्यू दुगनी हो जाएगी और मेट्रो स्टेशन के पास दुकान खोल ली तो सीधा लाइफ सेट। अरे बिल्कुल सही कहा प्रतीक, हम ऐसा ही करेंगे। तो फिर बात पक्की रही, रिश्ता मंजूर? हाँ पापा मंजूर है। वैसे भी भूज अब गांव नहीं रहेगा, मेट्रो सिटी बनने वाला है ना। अब नेहा यह रिश्ते के लिए मान गई थी। जब ये बात रिया और कृति को पता चली कि नेहा की शादी पक्की हो गई है तो वो नेहा के पास आई। ओए नेहा, तेरी शादी पक्की हो गई और हमें बताया तक नहीं। मैं तुझे कसम से मार डालूंगी। वो भी ना होने वाले जीजू से मिलवाया, ना ही पार्टी दी। वी आर योर फ्रेंड्स फॉरएवर यार, नॉट ऑडियंस। अरे सुनो सुनो, सब बताती हूँ, पहले थोड़ा चिल करो। लड़का बहुत अच्छा है, नेचर बहुत ग्राउंडेड है।
अच्छा जी, जरा हमें भी तो बताओ, तुझे ये कैसे पता चला? अरे यार मतलब थोड़ा सिंपल है, इसकी सादगी से ही समझ में आया कि वो कितना डाउन टू अर्थ है। अच्छा, और हमारे जीजा जी कहाँ से, ये भी बता दे। वो ना भूज गांव से है। व्हाट? गांव? तेरा मतलब सच्ची वाला गांव, जिधर गाय भैंसे होती वही? तू मजाक तो नहीं कर रही ना नेहा? तू और गांव की बहू मिस फैशन अब गांव में गाय का दूध निकालेगी क्या? एक्सक्यूज मी, गांव मतलब बस यही सब नहीं होता, अब वहाँ सब कुछ शहर जैसा है। और सुनो, वहाँ मेट्रो भी आने वाली है। अरे वाह, फिर तो वो गांव बहुत जल्दी ही शहर जैसा हो जाएगा, फिर तेरी आश है। सच में वहाँ अब सब बदलने वाला है। और अरुण भी बहुत अच्छे, सिंपल है, स्मार्ट है, मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। ओके बाबा ओके, अगर तू खुश है तो हम भी खुश हैं। हाँ नेहा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब तो तेरी शादी में खूब धमाल करेंगे। जरूर करना, प्लानिंग अभी से शुरू कर दो। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, मम्मी बुला रही है। और इस तरह नेहा ने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद अविनाश जी ने भूज गांव में अपने लिए घर खरीद लिया और फिर वहीं से नेहा और अरुण की शादी कर दी। शादी के बाद नेहा ससुराल आ चुकी थी। अगले दिन सुबह लता ने नेहा से कहा, नेहा बेटा, आज से ये रसोई तुम्हारी है। एक काम कर, आज नाश्ते में आलू के पराठे और मीठे में थोड़ी खीर बना लेना। और हाँ, जल्दी बना ले, सबको खेत भी जाना है ना। जी मम्मी जी, पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, आज मैं कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। चीज सैंडविच बना दो, साथ में चोकोलावा केक भी बना देती हूँ। क्या कहा तूने? मुझे तो नाम भी नहीं आ रहा है। तेरी जो मर्जी हो बना ले, आज तो हम सब तेरी पसंद का ही नाश्ता कर लेंगे। उसके लिए ना मम्मी जी मुझे कुछ सामान चाहिए, जैसे कि चीज, ब्रेड और कुछ मसाले जो अलग होते हैं। केक बनाने के लिए कोको पाउडर और थोड़े सामान की भी जरूरत है। मैं लिस्ट बना देती हूँ, आप बाजार से मंगवा दीजिए ना। तभी वहाँ विनोद जी आते हैं। अरे बेटा, यहाँ रोज रोज ये सारा नहीं मिलता, वो तो बस हफ्ते में एक बार बाजार लगता है, उसमें बहुत सारी चीज मिल जाती है। तुम लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, मैं मंगलवार को जब बाजार लगेगा ना तब सारा सामान तुझे मंगवा दूंगा। फिर तो ये सब बना लेना, अभी तो तू पराठे बना ले। हाँ बेटा, यहाँ दूध दही की कोई कमी नहीं है, पर ये सारा सामान ना जल्दी से नहीं मिलेगा। तू तो खूब अच्छे से मक्खन लगाकर आलू के पराठे बना, हमें खिला और खुद भी खा। इट्स ओके नेहा, पेशेंस रखना है। जब मेट्रो आ जाएगी तब यहाँ सब कुछ टाइम पे मिलने लगेगा, सुपरमार्केट भी खुलेगा, कैफे भी होंगे। अभी देसी पराठों से काम चला ले। क्या हुआ बेटा, पराठे बनाने तो आते हैं ना? जी पापा जी, बना लूंगी, बस अभी 1 घंटे में पूरा नाश्ता बना देती हूँ, आप लोग तब तक तैयार हो जाइए ना। नेहा ने किसी तरह आलू पराठे बना दिए। थोड़ी देर में सबने नाश्ता कर लिया। विनोद जी खेत देखने चले गए और अरुण अपने कमरे में बैठकर हिसाब किताब कर रहा था। तभी नेहा कमरे में आई। उसे बड़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए उसने खिड़की खोली और तभी उसके चेहरे पर एक तेज हवा का झोंका आया। साथ में आई गाय भैंसों की नेचुरल परफ्यूम। हे भगवान, ये कैसी हवा है, कितनी बदबू आ रही है खिड़की से हवा के साथ, क्या है ये? अरे बाबा, यही आसपास में सबके घर में गाय भैंस है ना, यहाँ हर घर में गाय पाली जाती है, इसीलिए तुम्हें थोड़ी गोबर की गंध तो आएगी। थोड़ी? ये तो पूरा गैस चैम्बर बना रखा है अपने घर के आसपास, मैं तो 2 दिन में बेहोश हो जाऊंगी। अरे नहीं, तुम्हें आदत हो जाएगी धीरे धीरे स्मेल की। हमें तो यहाँ कोई गंध नहीं लगती, बल्कि तुम्हें भी धीरे धीरे एहसास होगा, यहाँ खुशबू है गाँव की। खुशबू? ये खुशबू नहीं है, हे भगवान, मैं कैसे रहूंगी यहाँ? नहीं नेहा, सब्र रखो सब्र, जब मेट्रो आ जाएगी तब यहाँ कोई गाय नहीं रख पाएगा। डेवलपमेंट के साथ ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम और फिर सब सिटी जैसा हो जाएगा। पेशेंस नेहा। नेहा खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर मुश्किलें खत्म कहाँ होती है। नेहा आराम कर रही थी कि दोपहर को अचानक बिजली चली गई। ओह नो, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से पंखा भी बंद हो गया। मम्मी जी, बिजली कब आएगी? अरे बेटा, यहाँ तो लाइट का टाइम टेबल है, सुबह में 2 घंटे रहती है फिर चली जाती है। अब तो शाम तक ही आने की उम्मीद है, तो खिड़की खोल लेना, अच्छी हवा आ जाएगी। नहीं, मैं खिड़की नहीं खोल सकती, वरना मैं स्मेल से मर जाऊंगी। अब यहाँ ये नई आफत है, बिजली यहाँ सही से नहीं रहती। वाओ नेहा, वेलकम टू द रियल मेट्रो सिटी। मैं बस इसी उम्मीद में ये सब कह रही हूँ कि जल्दी यहाँ मेट्रो आने वाली है। अब बस थोड़े दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। रात किसी तरह गुजरी। नेहा ने बार बार खुद को समझाया, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सपनों में भी उसने अपने घर के सामने मेट्रो स्टेशन देख लिया था।
पर अगली सुबह असली स्टेशन तो किसी और ही ड्रामे का खुलने वाला था। नेहा बेटा, आज गांव की कुछ औरतें तुझसे मिलने आने वाली हैं। नई बहू को देखना है सबको, तो तू ठीक से तैयार हो जाना। हाँ जी मम्मी जी, मैं थोड़ी शहरी तरीके से रेडी हो जाऊंगी, उन्हें भी तो पता चले आपकी बहू शहर की मॉडर्न लड़की है। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत मॉडर्न नहीं। यहाँ तो औरतें अगर बहू को ज्यादा मॉडर्न देख लेगी ना तो पूरा गांव न्यूज बना देगा। तो सिंपल सलवार सूट पहन ले और हाँ बस मुस्कुराती रहना, बाकी सब मैं संभालूंगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। अब नेहा अच्छे से तैयार हो गई। थोड़ी देर में गांव की औरतें आ गई। आओ आओ, मैं मिलवाती हूँ अपनी बहू से। यह है नेहा बहू, शहर की लड़की है, लाखों में एक है मेरी बहू। अरे वाह, बहू तो बड़ी सुंदर है तेरी लता, एकदम गोरी चिट्टी। देखो तो जैसे टीवी में आने वाली लड़कियां होती है ना, बिल्कुल वैसी लगती है। हाँ भाई, कपड़े भी बड़े अलग है। हम तो सोच भी नहीं सकते इतने फैंसी दुपट्टा यहाँ कोई पहनेगा। हाय हाय लता, तेरा बेटा तो भाग्यशाली निकला जो उसे ऐसी बीवी मिली। हाँ, ये बात तूने सही कही। ऐसी बहू पाकर मेरे तो भाग खुल गए। पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत अच्छे घर से आई है। इसी तरह लता अपनी बहू के गुणगान किए जा रही थी। थोड़ी देर बाद चाय का वक्त हुआ। नेहा बेटा, जरा अपने हाथों की चाय तो पिला सबको, और साथ में थोड़े समोसे भी बना लेना। जी मम्मी जी, मैं भी बनाकर लाती हूँ। नेहा किचन में चली गई और थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता ट्रे में सजा कर लाई और सबको दिया। चाय पीते पीते सब बातें कर रहे थे। अरे पता नहीं हमारे यहाँ कब तरक्की होगी। आजकल तो बहुत से गांव में बिजली पानी सारी चीजों की सही सुविधा हो गई है। हाँ, एक हमारा गांव ही पीछे रह गया है। यहाँ तो रात को बाहर निकलने में भी डर लगता है, रास्ते पर लाइट भी नहीं है। तभी नेहा ने एक्साइटेड होकर पूछा, वैसे मम्मी जी आपने बताया नहीं, यहाँ मेट्रो का काम कब से शुरू होने वाला है? कौन सी मेट्रो बेटा? अरे वही हमारे गांव वाली मेट्रो। पापा ने बताया था भूज गांव में मेट्रो लाइन आने वाली है। वो तो कहते हैं कुछ दिनों में यहाँ सब बदल जाएगा। नेहा की बात सुनकर सब हंस पड़ी। अरे नेहा, तू तो बहुत बोली है रे। भूज गांव में मेट्रो, ये तूने कहाँ सुन लिया? क्यों, यहाँ नहीं आएगी क्या मेट्रो? अरे मेट्रो तो गुड़गांव में आने वाली है, भूज गांव में नहीं। तेरे पापा ने शायद गलत न्यूज सुन लिया। या फिर तूने मेट्रो का सपना देख लिया होगा। यहाँ तो अभी तक सड़कें भी ठीक से नहीं बनी और तू मेट्रो की बात कर रही है। मेट्रो आने में तो 2 जन्म लग जाएंगे। क्या मतलब मेट्रो भुजगांव में नहीं आने वाली? पर पापा ने कहा था, पेपर में लिखा था। अरे पेपर में गुड़गांव लिखा था, तेरे पापा ने भुजगांव पढ़ लिया होगा शायद। नाम थोड़ा मिलता जुलता है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया होगा। अब तो नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद ये औरतें गलत हो, इन्हें कुछ पता ही ना हो। मुझे खुद चेक करना चाहिए। ये सोचकर नेहा अपने कमरे में गई और गूगल पर सर्च करने लगी। अपकमिंग मेट्रो प्रोजेक्ट्स नियर भुजगांव स्क्रॉल करती है। हैं? रिजल्ट नॉट फाउंड। अपकमिंग मेट्रो नियर गुड़गांव। अब नेहा इतना पढ़कर रुक जाती है। उसकी हालत अब देखने लायक थी। ओह नो, मतलब वो आंटी लोग ठीक कह रही थी। वो तो गुड़गांव था, भुजगांव नहीं। मतलब मेट्रो प्रोजेक्ट गुड़गांव में स्टार्ट हो रहा है या नहीं? अब नेहा ने अपना सिर पकड़ लिया। कुछ देर तक वो वहीं बैठी रही। उसका अपना सपना, मॉल्स, कैफे, मेट्रो स्टेशन सब एक झटके में बिखर गया। उसने फोन उठाया और अविनाश जी को कॉल किया। पापा, आपने बोला था ना भुजगांव में मेट्रो आने वाली है, लेकिन यहाँ सब कह रहे हैं वो गुड़गांव है, भुजगांव नहीं है। हाँ बेटा, मुझे भी कल ही पता चला, वो गुड़गांव लिखा था, भूज गांव नहीं। हमसे गलती हो गई नेहा बेटा, बड़ी गलती। मतलब अब यहाँ मेट्रो नहीं आएगी और मैं तो इसी वजह से यहाँ शादी करने को तैयार हुई थी पापा। अब मुझे पूरी जिंदगी गांव में काटनी होगी। हाँ बेटा, हमसे गलती हो गई। हमने तो शहर का मकान भी बेचकर यही नया घर खरीद लिया। अब तो हम भी गांव में ही रहेंगे। और बेटा अब तो शादी हो गई है तेरी, तो तुझे उसे निभाना ही होगा। हाँ पापा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, फोन रखती हूँ। ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया और जो था उसे एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरह नेहा के सपने की मेट्रो कभी चली ही नहीं। रात के 1 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में कीर्ति अपनी फ्रेंड से बात कर रही है। अरे बहन, सुबह सुबह किटी पार्टी कौन करता है? ना ना ना, सुबह तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर तू मत आना। इस बार लास्ट किटी है और बस तेरी किटी बाकी थी। नहीं मिलेंगे तुझे पैसे, और क्या होगा? बिल्कुल सही कह रही है ज्योति। हर बार तेरे कारण ना हम दोपहर के 3 बजे से 5 बजे तक की किट्टी रखते आए हैं।
ऐसे में एक दिन हमारे लिए तो ब्रेकफास्ट किटी नहीं कर सकती क्या? अरे सोच तो कितना मजा आएगा। अरे यार, पैसे की बात नहीं होती ना तो कसम से मैं नहीं आती। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं। देखती हूँ नहीं, कल सुबह 8 बजे कैफे में मिल रहे हैं हम। सुबह 5 बजे उठना होता है तुम्हें, अब सो भी जाना, 1 बजने को आ गए कीर्ति। कीर्ति की आंखों में तो पहले से ही नींद घुली हुई थी। जैसे ही फोन रखती है उसकी आंखें भारी हो जाती है और वो सो जाती है। अगली सुबह अलार्म की आवाज से कीर्ति की आंख खुलती है। और नींद खुली है अभी, पर शरीर में ऐसी थकावट लग रही है जैसे अभी सोने जाना हो। तभी दूसरे अलार्म की आवाज बजती है। 8 बज गए? क्या 8 बज गए? अरे सो जाओ ना यार, अभी 5 ही बजे है। ये मेरा अलार्म है। जब तक 2-4 घड़ियों में अलार्म ना लगाकर सोना तब तक मुझे चैन नहीं आता। सो जाओ। रोटियां तो वैसे भी मुझे बनानी है, 3 घंटे है तुम्हारे पास। नींद में आंखें मसलती हुई कीर्ति अपने सर पर ठंडा पानी डालकर बाथरूम से बाहर आती है। सबसे पहले 4 रोटियां गाय की, तोते की 3, कौवे की 2, चींटियों के लिए छोटी छोटी आटे की लोई, फिर देवर जी के लिए, इनके लिए, मेरे लिए, मम्मी जी और पापा जी के लिए, यानी कि हम 5 लोगों की रोटियां। वो तो अच्छा है कि राज के स्कूल की आज छुट्टी है, वरना उसके टिफिन के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती। उसे तो कल रात के बच्चे चावल फ्राई करके दे दूंगी। कीर्ति रोटियां बनाने के हिसाब से आटा गूंथने लगती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ? अरे हाँ, याद आया, कुत्ते की रोटी। अच्छा हुआ ध्यान आ गया, थोड़ा और आटा ले लेती हूँ। कीर्ति डिब्बे में से आटा निकाल रही थी, तभी उसकी सास मनीषा रसोई के दरवाजे से कहती है, इतने से आटे में क्या होगा बहू, आज पूर्णिमा है, गाय के कम से कम 21 रोटियां तो निकलेगी। क्या? पिछले महीने वो क्या कौन सा दिन था, तब आपने मुझसे 11 रोटियां बनवाई थी मम्मी जी, और अब 21? हमारे घर के यही रिवायत है बहू, और तुझे ये माननी ही पड़ेगी। कैसी रिवायत है ये मम्मी जी? हमारे घर पर भी गाय के लिए रोटी निकलती थी, पर 1 रोटी। ये 11, 21 नहीं, और ये हर तीसरे दिन पूर्णिमा अमावस कैसे आ जाते मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी तो अमावस गई थी ना, फिर पूर्णिमा आ गई। अरे वो अमावस के लिए रोटियां नहीं बनवाई थी मैंने। और तू ना रोटियों पर रोया मत कर, उस दिन शिवरात्रि थी। मार्च फरवरी में आती है ना शिवरात्रि मम्मी जी, अभी तो सितंबर का महीना चल रहा है। तभी मनीषा के सुर में सुर मिलाता हुआ गौरव कहता है, हाँ तो हर महीने आती है शिवरात्रि, अब लोगों को समझ नहीं है तो क्या कर सकते हम। वैसे भी इस महीने नवरात्र भी है, हर रोज अच्छे से दिल खोलकर सभी को खाना खिलाएंगे हम। मैं क्या सोच रहा था प्रेम की अम्मा, क्यों ना इस नवरात्रि पंडितों के साथ अपनी दुकान के स्टाफ को भी भोजन करवाया जाए, उन सब की रोटियां भी बहू बना देगी। टोटल मिलाकर 15 रोटी घर वालों के लिए बनानी थी, और उससे 2 गुना रोटी का हिसाब मनीषा कीर्ति को बताकर जा चुकी थी। बताओ, मजाक बनाकर रख दिया सबने मेरा। अपने पूरे खानदान के लिए 15 रोटियां कभी नहीं बनाई मैंने, और यहाँ सिर्फ बांटने के लिए 30 रोटियां बनवाई जाती है, और घर वालों की अलग से बनाओ। ये भी नहीं कि दान पुण्य की रोटियां बहू बनाएगी, बाकी घर वालों के लिए काम वाले से बनवा ले। ना ना ना, रोटियां तो बहू से ही बनवानी है। पसीने में भीगी हुई कीर्ति रोटियां बना रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। चलो फोन तो उठा लिया, मुझे लगा तू भाई फोन स्विच ऑफ करके बैठ तो नहीं गई। किट्टी पार्टी में आना याद है ना? आटा खत्म हो गया है मेरी रसोई में, जा रही हूँ लाने के लिए। आज तो सिर्फ रोटियां ही बनानी है मुझे। तुम लोगों को याद नहीं था क्या कि आज पूर्णिमा है? ऐसी तिथियों पर वक्त कहाँ मिलता है मुझे? ये कैसे नियम बना रखे कीर्ति तेरे सास ससुर ने, मुझे तो समझ में नहीं आता। ऐसे नियम मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुने बहन। भगवान तुझे ताकत दे। सुबह 10 बजे। मम्मा भूख लग रही है, चावल दो ना। अरे बेटा तुझे तो पता है, इस घर में जब तक सारे आटे की रोटियां ना बन जाए तब तक सब्जियां भी नहीं बनाई जाती। तुझे चावल कैसे परोस दूं? रुक जा थोड़ी देर और, आज पूर्णिमा है ना, पहले दादा दादी जी सारी रस्में कर ले, उसके बाद तुझे नाश्ता दूंगी मैं। फिर मैं जा रहा हूँ रोहन के घर। आपको पता है ना, मुझे नाश्ता वक्त पर नहीं मिलता तो सर में दर्द हो जाता है। गुस्से में राज घर से बाहर निकल गया। बहुत ज्यादा बिगाड़ लिया है तुमने अपने बेटे को। जिस उम्र में संस्कार सीखने थे उस उम्र में रौब झाड़ना सिखा दिया तुमने से। भूख पर कंट्रोल ही नहीं है साहबजादे का, ये मन पर क्या कंट्रोल करेगा। क्या कर सकते बेटा, जब ये पेट में था, बहू अपने मायके में थी, तो वहां की कुछ ना कुछ आदतें तो राज में आनी थी, वरना मेरी नजरों के आगे रहता तो ये 1 नंबर का श्रवण बनता। बेचारी कीर्ति अपने ससुराल के नियमों से तंग आ चुकी थी। शादी के 7 साल बाद भी कीर्ति को 2 मिनट का चैन नहीं था। 3 वार्निंग के बाद हम बच्चों को सीधा रेस्ट्रिक्टेड करते थे।
पर आपका बेटा पढ़ाई में अच्छा है, इसलिए 7वीं गलती के बाद भी यहाँ खड़ा हुआ है। पर अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मिसेस कीर्ति, व्हाट इज दिस? आप खुद पढ़ी लिखी हैं, उसके बाद ये, आई कैन नॉट बिलीव इट। मैम वो क्या ये वो मिसेस कीर्ति, पहले आपका बेटा घर का बना खाना टिफिन में लाता ही नहीं था। जब देखो पैकेट फूड। आपको पता है ना, हमारे स्कूल में पैकेट फूड अलाउड नहीं करते। फिर भी जब आपका बेटा टिफिन लाने लगा तो स्कूल इतनी देरी से पहुंचने लगा कि फर्स्ट पीरियड आधा बीत जाता है। सुन रही हो मम्मा, तुम्हारे कारण रोज मुझे ये सुनना पड़ता है, पर तुम्हें तो पहले से 10-12 रोटियां बनानी होती है। अब से देर नहीं होगी राज को। आई एम सॉरी मैडम। घर लौटती ही कीर्ति इस मसले का हल निकालने में जुट जाती है। अगली सुबह, ये ले बेटा, तेरा टिफिन तैयार हो गया। क्या? इस पे जरूर पैकेट फूड होगा। मम्मा आपको पता है मैम ने मना किया है। इसमें पराठे हैं बेटा, कोई पैकेट फूड नहीं है। पहले बनने वाली सारी रोटियां निकाल कर सब कुछ कर दिया मैंने। चल अब जल्दी से स्कूल जा तू। सभी हैरान थे। सभी को 9-10 बजे तक नाश्ता देने वाली कीर्ति आज कैसे वक्त पर सारे काम कर रही है। ये फुर्ती तूने पहले दिखाई होती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती बेटा। डायबिटीज की दवा डॉक्टर सुबह सुबह लेने को कहता है, पर तू रोटी ही 10 बजे बनाती थी। इंसान सीखते सीखते सीखता है ना मम्मी जी, मैं भी सीखी गई। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अब क्या था, कीर्ति के घर के सारे मसले पूरी तरह से हल हो चुके थे। ससुराल में उसके दिन बड़े अच्छे गुजर रहे थे। फिर एक दिन, ये कर रही है तेरी भाभी बेटा, 2 नियम क्या बता दिए, वो भी इनसे माने नहीं गया। बड़ी बहू से तो मेरा भरोसा उठ गया है। तेरी जूही तो कहीं ऐसी नहीं है ना बेटा। नहीं मम्मी, तुम भी क्या, जूही को तुम कहकर देखो, वो तुम्हारे कदमों में सितारे बिछा देगी। पहले तो मैं सोच रहा था 1 साल और लूंगा, पर घर के हालातों को देखकर लगता है जल्दी ही शादी करनी पड़ेगी। गौतम अपने पिता के साथ अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जूही के घर पहुंच जाता है। क्या? छी, कैसी भाभी आपकी? सॉरी, मेरा मतलब ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, पर गाय की एक रोटी जिससे ना बन रही हो वो कैसी होंगी? आजकल लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है बेटा, कोई हमारी तरह नहीं रह गया। गाय माता भूखी हो तो क्या, मैं एक क्या 30-30 रोटियां खिला दूं उसे। वही तो मम्मी, अगर यही नहीं हो रहा है तो आप उनके लिए चोकर और भूसा तो रख ही सकते हो ना। ये क्या बात हुई कि बचा हुआ खाना सामने रख दिया? पता नहीं लोगों की सोच कहाँ जा रही है। तुम लोगों की छोड़ दो बेटा, दुनिया तब भी बुरी थी जब राम राज्य था। अब हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमारे घर को बिल्कुल वैसे ही संभालोगी जैसा हम चाहते हैं। और इसी बात पर जूही की शादी गौतम से पक्की हो जाती है। जल्दबाजी में शादी कर गौतम जूही को घर ले आता है। अपनी नई नवेली देवरानी से मिलने कीर्ति उसके कमरे में जाती है। मुझे तो लगा था मेरी ही शादी जल्दबाजी में हुई, जबकि 1.5 महीने का वक्त था मेरे पास। तुम्हें तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला होगा ना जूही? 8 सालों की रिलेशनशिप के बाद इतनी हड़बड़ी में अगर शादी हो तो दिमाग घूम ही जाता है। पर खुद के शौक से ज्यादा घर वालों की जरूरत भी मैटर करती है ना भाभी, और मैं दिखावे से ज्यादा जरूरतों में मानती हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये इस तरह टेढ़े बोल क्यों बोल रही है? लगता है थकी हुई है। तुम आराम से घूंघट ओढ़कर बैठ जाओ, मैं देवर जी को भेजती हूँ। अगली सुबह सत्यनारायण की पूजा से दिन की शुरुआत होती है। हमारे घर पर पंडित जी के लिए मेरी बहुएं खाना बनाती है। बना लोगी ना बेटा, झूठ तो नहीं परस दोगी? पढ़े लिखे होने का मतलब संस्कार भूलना नहीं होता मम्मी जी। रसोई में जाकर जूही 4 पंडितों के लिए पूरी, खीर और सब्जी तैयार कर उन्हें परोस देती है। बड़े दिल से खाना खिलाती है आपकी बहू मनीषा बहन, आयुष्मान भव बेटा। खाना खत्म करके सभी घर लौट जाते हैं। ये पहली भूल थी, इसलिए माफ कर देती हूँ बहू, पर आइंदा से ऐसा ना हो। गाय माता की रोटी तूने बनाई नहीं और पंडित जी को पूरियां खिला दी। मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती थी मम्मी जी? मैंने गाय माता के नाम की पूरी पहले ही निकाल दी थी, उसके बाद ही कोई पूरी बनाई है। मुझे पता है पहली रोटी गाय माता की निकलती है और आखिर कुत्ते की। मतलब कि इसे भी नियम के बारे में बताया नहीं गया है। चलो अब पता चल जाएगा। और बाकी जीवों के खाने का इंतजाम कौन करेगा? चिड़िया, पक्षी, तोता, जमीन पर चलने वाली छोटी छोटी चींटियां। हमारे घर पर सभी के लिए खाना बनता है बहू। ओह, अब मैं समझी कि गौतम इतने सेंसिटिव कैसे हैं। बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि आप लोग जानवरों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। हैं? ये तो खुश हो गई। अब क्या? 2-4 दिन बाद भाभी सुबह उठकर गाय की 4 रोटी बनाना, उसके बाद सभी के लिए 2-2, 3-3 रोटियां निकालना, 15 रोटी तो इसमें हो जाती है। मतलब मैं नहीं कह रही थी किसी को खाना मत दो, पर 3 वक्त का खाना बनाना और उसमें ये भी करना, शरीर बड़ा थक जा रहा है मेरा। हम एक्स्ट्रा बची हुई रोटियां भी तो कबूतरों को दे सकते हैं ना। आज करवा चौथ है जूही,
असली गेम जो तुम्हें आज पता चलेगा हमारे घर में, जब भी कोई बड़ी तिथि पड़ती है तो उस दिन गाय के लिए 11 नहीं 21 रोटियां बनाई जाती है। कुत्ते, तोता, कौवा वगैरह के लिए 11 रोटियां। पापा जी मछलियों को भी छोटी छोटी आटे की गोलियां देने जाते हैं, फिर चींटियों के लिए अलग से खाना, और इन सब का इंतजाम बहू ही करती है। और उसके बाद सभी के लिए खाना बनाने का काम। और अपनी मर्जी से तुमने ये सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ली है, तो मैं तो सिर्फ सब्जी बना दूंगी, बाकी तुम देख लेना। क्या ये क्या मजाक है भाभी, आज मैं फास्ट पर हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस घर में ऐसे ही होता है। और जरूरी नहीं कि ये 11-21 का पैटर्न ऐसा ही है। देखो कल को 101 भी हो सकती है। जब भी पापा जी मम्मी जी बुआ के यहाँ जाकर आते हैं, उनके घर का कोई नया नियम लेकर आते हैं, और वो तो ये मन्नत के लिए करती हैं, लेकिन हमारे घर पर किसी संकट को मिटाने के लिए ये रोजमर्रा का नियम बन जाता है। अच्छा, तो अब समझी कि आप गाय को कौन सा बचा हुआ खाना देती हैं। मुझे तो गौतम ने ऐसे बताया जैसे कि आप गाय को जूठा खाना दे रही थी। तभी छोटा सा राज रसोई में आता है। मम्मी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती चाची। वो क्या है ना, मेरे स्कूल से वार्निंग आ गई थी। सुबह सुबह इतनी सारी रोटियां बनाने के चक्कर में मम्मी को बहुत वक्त लग जाता था, फिर मेरे टिफिन में देरी हो जाती थी, फिर मैं स्कूल लेट पहुंचता था, तो मम्मी ने दिमाग लगाया और वो रात को ही एक्स्ट्रा रोटियां बनाकर रखने लगी। फिर सुबह सुबह नियम के हिसाब से गाय माता के लिए एक फ्रेश रोटी बना देती और बाकी रात की ठंडी ठंडी रोटी खिला देती। ओ, अब समझी। आप बेफिक्र हो जाइए भाभी, अब मैं समझ गई हूँ क्या करना है। और अगली सुबह घर की दोनों बहुएं अपनी बुआ सास के घर जाने के लिए बैग पैक कर लेती है। जब मुझे पता चला ये सारे रीति रिवाज आप बुआ जी के यहाँ से सीख रही हैं मम्मी जी, तो मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। शादी में मिल ही कहाँ पाई थी मैं बुआ जी से, और वो इतनी बड़ी परमात्मा है, उनको वक्त भी कहाँ मिल पाया होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं और भाभी बुआ जी से मिलाएं, इसी बहाने भाभी की बुद्धि भी जरा ठीक हो जाएगी और मुझे थोड़ा और ज्ञान भी मिल जाएगा। देख रही हो प्रेम की माँ, ये है मेरी बहन। यहाँ से नहीं भी तो भी 10 घंटे दूर बैठी है, कविता पर तारीफें हो रही है यहाँ उसकी। मेरी कविता है भाई। जूही और कीर्ति दोनों कविता के घर पहुंचती है, जहां आज वो अपनी बहू के वजन के बराबर गेहूं दान कर रही थी। मानना पड़ेगा बुआ जी, आप तो काफी अमीर है। अरे ये तो कुछ भी नहीं बेटा, ऐसी तो 4-5 हवेलियां है मेरी। जिंदगी में सब कुछ दिया भगवान ने, अब बस मैं दान पुण्य के काम में लगी रहती हूँ। और ये भाभी के वजन के हिसाब से गेहूं दान करना बुआ जी? अरे वो तो इतनी संपत्ति भोगने के लिए ना पोता है ना पोती है, दे रहे हैं भगवान। तो पंडित जी ने बताया बहू के वजन के हिसाब से दान करते तो कुछ शुभ हो जाएगा, वही कर रही हूँ बेटा बस। और अगर बहू के वजन के हिसाब से आपको फर्नीचर दान करने बोला जाता तो आप करती बुआ जी? मैं तो सिक्के दान कर दूं, फर्नीचर का क्या है बेटा। कोई मुझे कह दे किस तरह बच्चा हो जाएगा, फिर क्या। 32 की है मेरी बहू, 32 लाख की कार दान कर दूं मैं, मुझे किस चीज की कमी है। आपको तो नहीं है बुआ जी, पर शायद किसी को होने वाली है। और अपने फुल प्रूफ आइडिया के साथ जूही अपने ससुराल वापस लौट आती है। 28 लाख रुपए? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? 28 लाख रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगा जूही? क्यों नहीं गौतम, हमारे घर में सब कुछ तो होता है जो बुआ जी के यहाँ होता है। उनके घर में माना 10-12 नौकर हैं, हमारे घर में नहीं है। तो हमारे घर में वो काम बहुएं करती हैं जो वहां नौकर करते हैं। बुआ जी भाभी की उम्र के अकॉर्डिंग लाखों में उतनी ही महंगी गाड़ी लेकर दान कर रही है पंडित जी को, और ऐसा करने से उनको पोता हो जाएगा। मुझे भी बेटा चाहिए गौतम, हम मम्मी जी की कई सारी बात मानते हैं ना। अब मम्मी जी इतना तो कर ही सकते ना हमारे लिए, उनके पास पैसे नहीं है तो तुम निकालो। जूही ने तो अपना दाव फेंक दिया था, बारी थी कीर्ति की। अजी आप जूही की बात सुन रहे हैं ना? देखिए मुझे तो उसकी बात में दम लग रहा है। मेरी भी उम्र 30 की हो चली है, मुझे एक बेटी चाहिए। आप 30 लाख रुपए की एक कार खरीद लीजिए और दान कर दीजिए, देखिएगा मुझे फट से बेटी हो जाएगी। और उस बेटी को खिलाने के लिए फिर हमारे पास 3 रुपए भी नहीं बचेंगे। बुआ जी की तरह आलीशान बंगले में नहीं रहते हम। 3 BHK फ्लैट है हमारा, जो कि EMI पर है। अरे तो क्या हो गया प्रेम, हमारे घर की रिवायतें भी तो कोई चीज है। मनीषा की दोनों बहुएं अपने पतियों के कान खा जाती है, जिससे परेशान होकर गौतम और प्रेम कमरे से बाहर आ जाते हैं। ये तो होना ही था ना मम्मी, हर रोज तुम जाती हो और बुआ जी के घर से कोई नया तोता पाल लाती हो। अरे मुझे नहीं जाना होता तेरी बुआ के घर बेटा, तेरे पापा ही लेकर जाते हैं, मांग उनसे पैसा। अरे तो बेटा अपनी औकात के हिसाब से काम किया जाता है ना। रोटी वाला काम हमारे बजट में था तो मना कर दिया, पर यह गाड़ी वाला। वही तो मैं आपको समझाना चाह रही थी पापा जी। बुआ जी के घर में दान करने के लिए 5 से 1 रोटियां भी बनाई जा सकती है। इतने नौकर हैं उनके घर में, हर वक्त हलवाई लगे रहते हैं, घर की बहू को रसोई में जाना भी नहीं पड़ता।
वो तो बस बने बनाए खाने को हाथ लगा देती है, पर हमारे घर में तो ऐसा नहीं है। मनीषा और गौरव समझ जाते हैं कि जूही क्या समझाना चाह रही है, और इस दिन के बाद से वो देख सुनकर नए नए नियम पालन बंद कर देते हैं।